आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अनपेड सेलर एंड हिज राइट से रिलेटेड प्रोविजंस पे। दोस्तों ये जो अनपेड सेलर है उसके जो अधिकार हैं इससे रिलेटेड प्रोविजंस जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में है। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट गवर्न करती है अनपेड सेलर और उसके अधिकार से रिलेटेड प्रोविजंस को। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें, और अगर कोई समस्या है आपको लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए आते हैं आज के लेक्चर पे। तो सबसे पहले आज इस लेक्चर में लोग जानेंगे अनपेड सेलर कौन होता है और उसके क्या अधिकार है। तो अनपेड सेलर कौन होता है इसके लिए हम लोग को देखना होता है सेक्शन 45 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, अब सेक्शन 45 क्या कहता है, देखिए कहता है कि वह सेलर को अनपेड माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि सेलर ही अनपेड सेलर होता है। तो सेलर कब अनपेड सेलर माना जाता है, तो ऐसे दो सर्कमस्टांसेस हैं जब सेलर अनपेड सेलर हो जाता है। तो सबसे पहला सर्कमस्टांस देखिए क्या है, कहता है कि अगर मान लीजिए या एग्जांपल से आप समझिए कि बी ने गुड्स बेचा, जी यहाँ पे क्या है गुड्स है और बी बायर है और ए बी सेलर है ए बायर है। ठीक है, अब बी ने गुड्स ए को सेल किया। ठीक है, तो सेल में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है एलिमेंट, जो कंसिडरेशन हम लोग कहते हैं सेल का, वो क्या होता है, प्राइस। ठीक है, तो मानिए कि 500 रुपीज में बी जो है गुड्स जी को बेचा बायर ए को। ठीक है, अब ये जो कंसिडरेशन अमाउंट था सेल का, ये देना था ए को बी को। ठीक है, बी को देना था, ठीक है, ए के द्वारा। अब समझिए अगर मान लीजिए ए 500 रुपीज, दैट मीन्स की सेल का कंसिडरेशन जो है बी को नहीं देता है, या फिर यूं कह लीजिए कि बी को ये 500 रुपीज नहीं मिला। ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में बी क्या हो जाएगा, अनपेड सेलर हो जाएगा। तो चलिए पहले सर्कमस्टांस को देखिए यहाँ पे, दैट मीन्स क्लाउज ए को देखिए। ठीक है, सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 का जो पहला क्लाउज ए है वो क्या कहता है कि होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड। तो यहाँ पे होल ऑफ द प्राइस क्या था, 500 था जो ए को देना था बी को। ठीक है, लेकिन बी को नहीं मिल पाया क्योंकि ए ने नहीं दिया। ठीक है, तो होल ऑफ द प्राइस क्या हो गया, अनपेड हो गया। इस ग्राउंड पे क्या हो गया, बी अनपेड सेलर माना गया। क्लियर। अब देखिए दूसरा जो सर्कमस्टांस है जब सेलर अनपेड सेलर हो जाता है वो क्या है। अगर मानिए ये जो गुड्स है जी वो बेचा गया, ठीक है, सेल हुआ बी के द्वारा ए को। अब यहां पे किस ग्राउंड पे बेचा जा रहा है, आप ये देखिए यहां पे जो कंसिडरेशन है उसका क्या फॉर्म है। तो यहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज यहां पे कंसिडरेशन है, ठीक है, सेल का, या फिर कोई अन्य नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को रिसीव किया गया है कंडीशनल पेमेंट के तौर पे। दैट मीन्स कि बी ने जो गुड्स ए को बेचा उसके लिए उसने कंसिडरेशन में प्राइस के तौर पे क्या लिया, यहां पे प्राइस के तौर पे क्या ले रहा है सेकंड ग्राउंड के केस में। तो यहां पे बी के फेवर में क्या एग्जीक्यूट हुआ है, बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कंडीशनल पेमेंट के तौर पे एग्जीक्यूट हुआ है बी के फेवर में। क्लियर। अब यहां देखिए जिस कंडीशन पे बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई अन्य नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था, ठीक है, जिस कंडीशन पे एग्जीक्यूट हुआ था बी के फेवर में, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो चेक हो। ठीक है, तो जिस कंडीशन पे एग्जीक्यूट हुआ था बी के फेवर में, उस कंडीशन को अगर फुलफिल नहीं किया गया, ठीक है, अब यहां पे जिस कंडीशन पे एग्जीक्यूट हुआ था वो उस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया गया। इसका कारण क्या है, तो पहला कारण है कि अगर जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर्ड हो गया है इस ग्राउंड पे या किसी भी अन्य ग्राउंड पे, अगर इंस्ट्रूमेंट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज जो है डिसऑनर्ड हो गया है, तो ऐसे कारण के वजह से जो है कंडीशनल पेमेंट नहीं हो पाया। तो इस आधार पे हम क्या कहेंगे कि जो सेलर है वो क्या मान लिया गया, अनपेड सेलर। तो जब हम लोग दोनों सर्कमस्टांसेस को देखें तो एक चीज समझ में आ गया, चाहे कंसिडरेशन ऑफ दिस सेल इन फॉर्म ऑफ प्राइज हो या फिर इन फॉर्म ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो। ठीक है, बी को दोनों के केस में क्या नहीं मिल रहा है, वो कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है सेल का, जिस कंसिडरेशन के बेसिस पे बी ने गुड्स सेल किया था ए को। क्लियर। तो ये दो ग्राउंड्स है जब हम सेलर को अनपेड सेलर मान लेते हैं।
और इसका जिक्र सेक्शन 45 में किया गया है। क्लियर हो गया। अब देखिए, जब हम लोग देखेंगे सब सेक्शन 2 सेक्शन 45 का, तो उसमें क्या कहता है कि सेलर का मतलब सिर्फ वह व्यक्ति ही नहीं जिसने गुड्स सेल किया, उसके अंतर्गत और भी व्यक्ति आते हैं। जैसे तो पहला है कि अगर सेलर का कोई एजेंट है जो उसके बिहाफ में गुड्स को बेच रहा है, तो वो एजेंट भी सेलर माना जाएगा, ठीक है। या फिर मान लीजिए बिल ऑफ लेडिंग जो है इंडोर्स हुआ है जिस व्यक्ति के नाम पे, वो व्यक्ति भी सेलर माना जाएगा, ठीक है। या फिर जो तीसरा है कि अगर कोई व्यक्ति जिम्मेवार है प्राइस को लेके, तो वो व्यक्ति भी सेलर माना जाएगा। और ऐसे व्यक्ति ऐसे दो सर्कमस्टांसेस में अनपेड सेलर हो जाएंगे। क्लियर। तो ये हम लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया पहला कि अनपेड सेलर कौन होता है, ठीक है। अब आइए जो नेक्स्ट सेक्शन है जो अनपेड सेलर के राइट से डील कर रहा है, वो क्या है, सेक्शन 46। सेक्शन 46 बताता है कि अनपेड सेलर के पास ऐसे कौन कौन से राइट हैं। तो सबसे पहला राइट क्या है, तो राइट ऑफ लीन है, ठीक है। अब लीन का राइट क्या होता है आप ये समझिए। अब यहां मान लीजिए पहला राइट में हम पहले हम स्टे करते हैं, एक राइट को एक एक करके समझेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए जैसे कि बिहार राज्य स्टेट का हम लोग बात करते हैं, बिहार राज्य का बात करते हैं, तो बिहार की जुडिशियल एग्जाम में सेल ऑफ गुड्स एक्ट से क्वेश्चन रहता है। क्लियर। तो ये जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यह क्वेश्चन कि अनपेड सेलर कौन होता है, उसके क्या अधिकार है, ठीक है। तो सबसे पहला राइट क्या है, लियन का राइट। अब लियन का राइट को आप समझिए क्या होता है। अब यहां पे देखिए जो सेलर है बी, ठीक है, अगर इसको प्राइस जो है गुड्स का जो उसने बेचा वो नहीं मिला, ठीक है, और बी जो है बी के पोजीशन में ही गुड्स है, ठीक है, जिस गुड्स को बी ने बेचा सेल करा ए को, वह गुड्स अगर बी के पोजीशन में ही है और बी को उसका प्राइस नहीं मिला, कंसिडरेशन ऑफ द सेल जो है बी को नहीं मिला है, तो ऐसे परिस्थिति में जो बी है उसके पास जो राइट है क्या है, लियन का राइट है। दैट मीन्स कि बी जो है उस गुड्स को अपने पोजीशन में तब तक रख सकता है जब तक बायर जो है सेल प्राइस नहीं दे देता है, ठीक है, सेलर को। क्लियर। तो ये समझ में आ गया लीन का क्या, राइट ऑफ लीन समझ में आ गया सेलर का, कि अगर पोजीशन में है तो वो तब तक अपने पोजीशन में गुड्स को रखेगा सेलर जब तक उसको उसका प्राइस मिल नहीं जाता है, ठीक है, जिस प्राइस पे उसने गुड्स को बेचा था बायर को, ए को। क्लियर। तो लियन का राइट हम लोग समझ गए, पहला राइट। अब भाई दूसरा राइट क्या कहता है, दूसरा राइट है कि राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट। अब ये स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट का क्या मतलब होता है ये देखिए। तो और ये राइट सेलर को कब अवेलेबल है, ठीक है। यहां पे सेलर का मतलब क्या हो रहा है, अनपेड सेलर से संबंधित। यहां पे बी कौन है, अनपेड सेलर है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अनपेड सेलर के अधिकार के बारे में। क्लियर। और अनपेड सेलर कौन होता है ये हम लोग समझे कि सेलर ही अनपेड सेलर होता है। तो सब्जेक्ट टू दी टू कंडीशंस विच वर गिवन अंडर सेक्शन 45 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। तो वही हम लोग यहां पे रहते हैं कि अब स्टॉपेज इन ट्रांजिट का जो अधिकार है अनपेड सेलर का वो क्या है ये समझते हैं। अब मान लीजिए कि बी ने, दैट मीन्स अनपेड सेलर ने गुड्स सेल करा ए को, क्लियर, और बी जो है गुड्स ए तक पहुंच सके इसके लिए वो क्या किया, अपने पोजीशन से हट गया। दैट मीन्स गुड्स उसके पोजीशन से निकल गया और वो कोर्स ऑफ ट्रांजिट है। दैट मीन्स कि मान लीजिए यहां पे बी को गुड्स पहुंचाना है ए तक, तो वो क्या किया, इस गुड्स को ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल का हेल्प लिया, ठीक है, ताकि गुड्स ये जो गुड्स जो बी बेचा है वो गुड्स ए तक पहुंच सके। क्लियर। अब जैसे बी के पोजीशन से गुड्स निकला ए के पोजीशन में आने के लिए, ठीक है, अब मीडियम कोई भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक है। तो जब इन दी कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन था, दैट मीन्स कि बी के पोजीशन से निकलने के बाद गुड्स और ए के पोजीशन में पहुंचने से पहले, दैट मीन्स गुड्स जो है इस अवस्था में हम कहेंगे क्या है, गुड्स इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट है। दैट मीन्स पहुंचने वाला है, पहुंचा नहीं है बायर को। तो ऐसे परिस्थिति में, ठीक है, ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया घोषित हो गया और इसकी जानकारी बी को हो गई, या बी कौन है, अनपेड सेलर है, ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या करेगा, ये जो गुड्स है जो इस बी के पोजीशन से निकल चुका था उसको रोक देगा, ठीक है।
क्या अब कैसे रोकेगा, इसका क्या प्रोसीजर है, गवर्न करती है, ठीक है। इसके लिए हम लोग आगे के प्रोविजंस को देखेंगे, ठीक है। हम लोग हर सेक्शन को देखेंगे कि 51 कहता है कि कब गुड्स माना जाएगा इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट है, ठीक है। और ये जो जो राइट अनपेड सेलर का स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट, इस राइट को अनपेड सेलर कैसे एक्सरसाइज करेगा, ये सभी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप ये समझिए कि जो अनपेड सेलर का राइट है इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट, स्टॉपिंग द गुड्स इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट, इसका क्या मतलब होता है। तो जैसे पता चला जब ये गुड्स इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट था, तो बी को नॉलेज हुआ कि ए दिवालिया घोषित हो गया है, तो वो क्या करेगा, इस गुड्स को जिस गुड्स को अनपेड सेलर ने बेचा था, दैट मीन सेलर ने बेचा था, इसको यहीं रोक देगा और इस गुड्स को ए के पोजीशन, दैट मीन बायर के पोजीशन तक पहुंचने नहीं देगा, ठीक है। गुड्स को बोल जहां है, जिस कोर्स ऑफ ट्रांजिट में है, वहीं पे रोक देने का निर्देश दे देगा बी। क्लियर। तो यहां पे जो दूसरा राइट है स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट, ये राइट अनपेड सेलर को किस सर्कमस्टांसेस पे अवेलेबल है, जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो। क्लियर। तो ये समझ के हम लोग जो दूसरा राइट है स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट क्या होता है, ये राइट अनपेड सेलर का। अब ये जो तीसरा राइट है वो क्या है, तीसरा राइट है राइट ऑफ रीसेल, ठीक है। अब देखिए, अगर अनपेड सेलर को जो तीसरा राइट मिला, क्या मिला है कि वह दूसरे बायर को, दैट मीन्स यहाँ ए नहीं किसी अन्य बायर को भी गुड्स बेच सकता है। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए जिस प्राइस के बेसिस पे, जिस प्राइस के लिए गुड्स बेचा गया था बी के द्वारा ए को, ठीक है, अगर वो प्राइस नहीं मिला, ठीक है, बी को, तो ऐसे कंडीशन पे ये अनपेड सेलर हो गया सेलर। और इसके पास जो तीसरा राइट है क्या है, राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ रीसेल का क्या मतलब होता है, आप ये समझिए कि ये दोबारा से इस गुड्स को किसी तीसरे व्यक्ति को सेल कर सकता है, ठीक है। तो किसी तीसरे व्यक्ति को अगर सेल कर भी दिया गया, तो जो भी राइट इनकर्ड होगा, जो भी राइट प्राप्त होगा किसी तीसरे व्यक्ति को, ठीक है, उस राइट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ शर्त है कि कुछ कंडीशन है जिसको फुलफिल करना आवश्यक है, और वो कंडीशन दिया गया है इस एक्ट में ही, ठीक है। दैट मीन्स कि चैप्टर 5 जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, उसमें जो भी कंडीशन दिए गए हैं रीसेल को लेके, उस कंडीशन के अनुसार ही अनपेड सेलर अपने राइट ऑफ रीसेल को एक्सरसाइज कर सकता है। रीसेल का मतलब क्या हो रहा है, फिर से सेल करना, ठीक है। फिर से सेल करना का यह मतलब नहीं कि उसी बायर को, ठीक है, किसी तीसरे बायर को, ठीक है, तीसरे पर्सन को सेल करना, ये राइट ऑफ रीसेल होता है। और ये राइट किस अवेलेबल है, किसको, अनपेड सेलर को। तो ये तीसरा राइट हो गया अनपेड सेलर का। अब जो चौथा और अंतिम राइट है अनपेड सेलर का, वो क्या है, ये देखिए, वो है राइट ऑफ विथ होल्डिंग द डिलीवरी। क्या है, विथ होल्डिंग द डिलीवरी, ठीक है, वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स नॉट पास टू द बायर। देखिए, अब यहां पे चौथे राइट को समझने के लिए आप एक फिर एग्जांपल में आएंगे। अब देखिए, बी ने, जो सेलर है, उसने गुड्स बेच तो दिया, सेल कर तो दिया बायर को, ठीक है, लेकिन अब जो इसका ओनरशिप था, ठीक है, देखिए यहां क्या कर रहा है कि राइट ऑफ विथ होल्डिंग डिलीवरी, यहां विथ होल्डिंग डिलीवरी के केस में क्या हो रहा है कि गुड्स जो है बी के पोजीशन में ही है, ठीक है, बी के पोजीशन से गुड्स नहीं निकला है। लेकिन जब हम लोग दूसरे राइट में थे स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट, इस केस में क्या हो रहा था कि बी के पोजीशन से निकल चुका होता है अगर गुड्स, तो ही क्या होता है, इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट गुड्स को रोक दिया जाता है, बायर तक पहुंचने नहीं दिया जाता है, और इसी राइट को कहते हैं स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट। लेकिन यहां क्या हो रहा है चौथे राइट में कि बी के पोजीशन से गुड्स नहीं निकला है, और अगर बी अनपेड सेलर हो गया, ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या कर सकता है, वह गुड्स के डिलीवरी को रोक सकता है, ठीक है, गुड्स ए को डिलीवर नहीं करेगा। यही राइट को कहते हैं विथ होल्डिंग द डिलीवरी, डिलीवरी को रोक देना, ठीक है। तो ये राइट अनपेड सेलर का है। और ये जो राइट है विथ होल्डिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ये राइट अनपेड सेलर को कब मिलता है, ये देखिए, जब गुड्स जो बेचा गया बी के द्वारा, वो अगर बायर को नहीं प्राप्त हुआ है, तो यहां देखिए, यहां क्या मतलब हुआ, प्रॉपर्टी इन गुड्स, ठीक है, दैट मीन्स कि जो गुड्स बेचा गया था, इसका ओनरशिप अगर ए को ट्रांसफर नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसी केस में ही विथ होल्डिंग डिलीवरी जो राइट है अनपेड सेलर का, वो अपने इस राइट को एक्सरसाइज करेगा। दैट मीन्स कि अगर गुड्स का जो
ओनरशिप है, अगर वो ट्रांसफर हो गया, ठीक है, पास हो गया बायर को, ठीक है, तो फिर ये राइट नंबर जो चौथा जो राइट है विथहोल्डिंग द डिलीवरी, वो राइट अनपेड सेलर के पास नहीं है। क्लियर? तो चौथे राइट में जो दो कंडीशन क्या है कि एक तो कोई जरूरी नहीं है कि अनपेड सेलर गुड्स, दैट मीन्स कि गुड्स जो है अनपेड सेलर के पोजीशन से निकले, पहला, ठीक है, और जो गुड्स है वो पास नहीं होना चाहिए बायर को, तो ही जो राइट है विथहोल्डिंग द डिलीवरी, ये राइट अनपेड सेलर को अवेलेबल होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। तो सब चलिए हम लोग आज इस लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने समझा कि अनपेड सेलर कौन होता है और उसके क्या अधिकार है, और इससे जो रिलेटेड जो प्रोविजंस है जो वो कहां दिए गए, कौन से एक्ट में दिए गए हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में दिए गए हैं। ठीक है, आज इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि अनपेड सेलर कौन होता है और उसके क्या अधिकार हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।